हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके बारे में बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम रोटर के बारे में बात करेंगे। जब हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम डिफरेंट काइंड के रोटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम 4 टाइप के रोटर यूज़ करेंगे और उनके बारे में वन बाय वन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोटर 4 थे। फिक्स्ड एंगल रोटर था, स्विंगिंग बकेट रोटर था, वर्टिकल रोटर था एंड स्पाइनिंग रोटर था। स्पिनिंग रोटर भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इन सब की कुछ अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। तो हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फिक्स्ड एंगल रोटर, जैसे कि नाम ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है फिक्स्ड एंगल, मतलब रोटर को आपने एक फिक्स एंगल पर सेट किया हुआ है। तो जब आप डायग्राम में चेक करोगे तो आप देखते हो कि किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन का एक एक्सिस है, जहाँ पे मतलब कि मान लो जहाँ पे ये लगाया हुआ है, जिस तरीके से एक शाफ्ट है बीच में, तो ये इसका एक एक्सिस होता है। इस एक्सिस पर जब हम ट्यूब रखते हैं, इसकी बेसिकली होता क्या है, देखो मैं आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बता देती हूँ, हल्का से रफ डायग्राम बता देती हूँ। मान लो ये एक पूरी सेंट्रीफ्यूज मशीन के लिए एक आपने मतलब एक पूरी मशीन है, और उसमें होता क्या है कि यहाँ पे बीच में ना एक शाफ्ट लगा होता है, एक मतलब एक कुछ लगा हुआ होता है टाइप का होल्डिंग के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होल्स बने हुए होते हैं इस तरीके से। ये पूरी जो लाइन है ये इस तरीके से यहाँ पे पूरी चारों तरफ होल्स बने हुए होते हैं। आप क्या करते हो, आप अपनी एपेंड्रोफ ट्यूब को जिसमें आप सैंपल लेते हो उसको आप इन होल्स के अंदर रख देते हो, इसकी लिड को कवर कर देते हो और इस होल्डर से इसकी लिड को कवर कर देते हो और फिर इस मशीन के ऊपर ढक्कन लगा देते हो, उसको रन कर देते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली इस एक्सिस की बात कर रही हूँ। ये वाला एक्सिस जो है इससे ट्यूब की हम ये बताएंगे कि ट्यूब को कितने एंगल पे रखा गया है। तो फिक्स्ड एंगल रोटर में क्या होता है, जो ये वाला ट्यूब होता है, इस ट्यूब से आप अपनी एप एंड ड्रॉफ ट्यूब को करीबन 14 से 40 डिग्री के एंगल पे रखते हो। तो बेसिकली ये जो वो शाफ्ट है, ये मैं बता रही हूँ, ये वाला जो शाफ्ट मान लो ये पूरा एक शाफ्ट है और मैंने ट्यूब को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो, यहाँ पे कोई ट्यूब रख दी है मैंने एप एंड ड्रॉफ ट्यूब जिसमें मेरा सैंपल है, क्योंकि इसको रन करवाना है, ठीक है। तो जब आप लैब में कभी चेक करोगे ना तो देखना कि सेंट्रीफ्यूज मशीन इसी तरह की होती है, एक सर्कुलर शेप में होती है, बीच में होल बने हुए होते हैं जिसमें आप अपनी ट्यूब को सेट करते हो और शाफ्ट लगा होता है सेंटर में, जिसके ऊपर लिड लगा के आप उसको ऑन कर देते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये शाफ्ट है और यहाँ पे मैंने अपनी ट्यूब को, जो अपन ड्रॉफ ट्यूब है ये जो मैंने इस तरीके से दिखा रखी है, इसको इस तरीके से रख दिया है। कितने एंगल पे, 14 से 40 डिग्री पे। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मूव यही करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अब हम क्या करेंगे, जब मशीन ऑन होएगी तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उस तरफ की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस वाली जो ट्यूब को ये अपोजिट साइड में धकेलेगा, अपोजिट साइड में रखेगा। लेकिन हमारी जो ट्यूब है वो इस तरीके से टिल्टेड है कि उसकी ये वाली डायरेक्शन जो है, पाथ लेंथ है, वो बहुत कम है। ये वाली यहाँ से सेंटर से लेके एवरेज है और यहाँ से लेके इसके एंड पॉइंट वाला जो पॉइंट है वहाँ तक इसकी मैक्सिमम पाथ लेंथ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, These rotors held the sample tubes at an angle of 14 to 40 degree in relation to the axis of rotation. Rotor ये मैंने आपको बताया है। In this rotor, particles strike the opposite side of the tube, where particles are finally slide down and are collected at the bottom. होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं हम, तो जो इसके अंदर जितना भी सैंपल है हमारा, तो वो भी इसी तरफ जाएगा सारा, और उसके बाद क्या होगा, वो सैंपल अपोजिट साइड पे कलेक्ट हो जाएगा और उसको एंड में, वो ट्यूब के एंड में नीचे कलेक्ट हो जाएगा। These are faster than other type of rotor as the path length of the tube increases. क्योंकि इसमें आप देख रहे हो पहले मिनिमम थी, फिर एवरेज हुई, फिर मैक्सिमम हुई, क्योंकि इसमें पाथ लेंथ बढ़ रही है इसलिए फास्टर होते हैं किसी अदर टाइप के रोटर से। However, as the direction of the force is different from the position of the tube, some particles might remain at the sides of the tube. हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी ट्यूब की साइड्स में चिपक जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते। तो ये इसकी ड्रॉबैक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं कि दैट दीज आर द जनरल पर्पस रोटर दैट आर स्पेशली यूजफुल फॉर द पैलेटिंग सब सेल्युलर पार्टिकल्स एंड इन शॉर्ट कॉलम बेंडिंग ऑफ वायरसेज एंड सब सेल्युलर ऑर्गेनल्स। सब सेल्युलर ऑर्गेनिल्स, वायरसेस, सब सेल्युलर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए आप फिक्स्ड एंगल रोटर को यूज़ करते हो। यहाँ पे देखो मैंने बताया भी है, जब तक कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं था, हमारा सैंपल का ग्रेडियंट बना हुआ था और वो एक तरीके से अपना सुपरनेटेंट की फॉर्म में ऊपर कलेक्ट था। लेकिन जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करवाया तो ये सारा का सारा जो है वो टिल्ट होके, मतलब पहले ऐसे था और ये टिल्ट होके अब ऐसे आ गया है, इस तरफ से बन गया। अब इसमें से भी सैंपल अलग अलग होंगे और वो लेयर्स बना लेंगे अपनी अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग,
और एंड में जब आप रोटर रोक दोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में, जो कि यहाँ पे ऐसे आ चुका है, यहाँ पे ऐसे आ चुका है, ये वापस अपनी पोजीशन में ऐसे चला जाएगा। तो इसकी वजह से ये लेयर्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बन जाएंगी जैसे रोटर को स्टॉप करते हो। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि पार्टिकल्स ओनली डिफरिंग हाईली इन देयर सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक कैन ओनली बी रिजोल्व इन दिस ऑर्डर इन दिस रोटर। मतलब ये ज़रूरी है कि इसके रोटर के लिए जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी इतना अच्छा होना चाहिए कि वो खुद को सेपरेट कर सकें, तभी ये काम करेगा। नेक्स्ट है स्विंगिंग बकेट रोटर, हॉरिजॉन्टल रोटर। इसमें क्या है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल रोटर है। मतलब आप जो अपने ट्यूब लोगे ना, वो ट्यूब को इस तरीके से आप, मतलब कि जैसे यहाँ पे था कि आपने क्या किया, अपनी ट्यूब को रोटर जो है, शाफ्ट जो है रोटर का बीच का, उसके साथ में एक एंगल पे टिल्ट करके लगा दिया। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। इसमें आप कैसे लगाओगे, इसमें आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे अपनी ट्यूब लगाओगे। तो यहाँ पे भी चीज़ मैंने यही दिखा रखी है कि देखो, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में थी तो ट्यूब आप हमेशा ये शाफ्ट का, रोटर का जो मेन एक्सिस है वो है, और जो ट्यूब है वो एक लगभग इसके वर्टिकल लगी हुई है, मतलब इस तरीके से वो रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही आपने रोटर को मूव करना है तो आपको वो उठा करके 90 डिग्री पे करनी पड़ेगी। हमारा एक्सिस ये है और आपने अप एंड ऑफ ट्यूब इस तरीके से ले ली है, जिसमें कि सैंपल यहाँ पे है, पूरा ग्रेडियंट उसने बना रखा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका मिनिमम जो पाथ लेंथ है वो ये है, इसकी सेंटर पॉइंट से पाथ लेंथ एवरेज ये है, और मैक्सिमम ये है जो इसका एंड पॉइंट है। यहाँ पे हमारा सैंपल होगा जहाँ पे पैलेट बनेगी, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन इसका मेन अच्छी बात ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसी तरफ लग रहा है और हमारा पार्टिकल जो है वो भी इसी तरफ आएंगे, तो ये इसकी अच्छी बात है। तो लिखा है दीज रोटर्स होल्ड द ट्यूब एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एज द रोटर स्विंग्स एज द प्रोसेस इज स्टार्टेड। तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इन दिस रोटर ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन रैक दैट अलाउ द ट्यूब टू बी मूव्ड इनफ टू एक्वायर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो मतलब पहले इनको रैक के अंदर रखा जाता है ट्यूब्स को, और फिर इनको मतलब पकड़ने के लिए रैक में रखा जाता है ताकि अच्छे से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहें, स्टेबल रहें। इन दिस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अलोंग द डायरेक्शन और द पाथ ऑफ द फोर्स। यहाँ पे फोर्स भी इसी तरफ है और पार्टिकल्स भी इसी तरफ लग रही हैं। दैट अलाउज द पार्टिकल टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द रोटर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब। मतलब अवे फ्रॉम द रोटर, ये रोटर है, इससे दूर जाएंगे पार्टिकल और यहाँ पे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। बिकॉज द ट्यूब्स रिमेन हॉरिजॉन्टल द सुपरनेटेंट रिमेन्स इज अ फ्लैट सरफेस अलाउइंग द डिपॉजिट पार्टिकल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सुपरनेटेंट। तो क्योंकि यहाँ पर ट्यूब हॉरिजॉन्टल है इसीलिए सुपरनेटेंट भी फ्लैट फॉर्म में ही रहेगा। जो डिपॉजिट पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, सेपरेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे देख लो, पहले बिना फोर्स के सैंपल और ग्रेडियंट ये बना हुआ था। जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ तो इसको क्या हुआ, इसने मूव करा दिया रैक ने, और ये अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। यहाँ पे मान लो आपका ये रोटर है और इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। फील्ड भी उस तरफ लग रहा है, आपकी पोजीशन की जो ट्यूब की पोजीशन है वो भी इसी तरफ है। सैंपल अपने आप सेपरेट होने लग जाएंगे। इसके बाद जब रोटर को बंद कर दोगे तो वापस सेम कंडीशन में आके आप इसको सेपरेट कर सकते हो, अपने ग्रेडियंट को मेंटेन करके अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर पैलेटिंग आइसोपिकनिक स्टडी। आइसोपिकनिक स्टडीज़ का क्या मतलब होता है कि जो सैंपल है वो अपनी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है लिक्विड या जो भी हमारा मीडिया है इसके अंदर उसके साथ कलेक्ट हो जाए। मतलब जिसकी जितनी ग्रेडियंट होगी डेंसिटी की, वो सैंपल वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा और बैंड अप फॉर्म करेगा। एंड रेट जोनल स्टडीज़, तो ये हमें इसमें हेल्प करता है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, द पार्टिकल स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ द ट्यूब एंड स्लाइड डाउन। यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक कर जाते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। थर्ड है वर्टिकल रोटर। वर्टिकल रोटर इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें ट्यूब नॉर्मली डाली जाती है। ये इसकी आर मिनिमम है, ये आर एवरेज है और आर मैक्सिमम है, ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रीफ्यूगल फील्ड इस तरफ लग रहा है और ये वर्टिकल पोजीशन में है, ये इसका मेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दीज रोटर प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, सबसे छोटी पाथ लेंथ हमें यही देंगे, फास्टेस्ट रन टाइम देंगे एंड द हाइएस्ट रेजोल्यूशन ऑफ ऑल रोटर, सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन यही देंगे। इन वर्टिकल रोटर द ट्यूब्स आर वर्टिकल ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। द यील्ड ऑफ द रोटर इज नॉट आइडियल। मैंने कहा था आपको कि ये उतने अच्छे नहीं होते, बेशक ये हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन देते हैं बट इनका यील्ड कम होता है। क्यों? क्योंकि एज द पोजीशन ऑफ द ट्यूब डजंट अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उसके वर्टिकल अलाइन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये इस तरह से अलाइन है। एज अ रिजल्ट इंस्टेड ऑफ सेटिंग डाउन पार्टिकल्स टेंड टू स्प्रेड टुवर्ड्स द आउटर वॉल ऑफ द ट्यूब। वो बेसिकली यहाँ जाना चाहेंगे, बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे ट्यूब से। सो दीज आर कॉमनली यूज्ड इन आइसोपिकनिक स्टडीज एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ से चेक कर सकते हो
सैंपल था हमारे पास, ग्रेडियंट था, ट्यूब में वर्टिकल है तो वर्टिकल होने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उस तरफ लग रहा है, लेकिन ये तो वर्टिकल पोजीशन में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपना सैंपल कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो सैंपल स्लाइड डाउन करेगा जिसमें ग्रेडियंट बनने शुरू हो जाएंगे कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग, और फाइनली जो ग्रेडियंट स्टॉप करने पर रुकेंगे तो वो धीरे धीरे इस तरीके से लेयर में आ जाएंगे और हम अपना ओरिजिनल जो कॉम्पोनेंट हमें चाहिए उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है कि ट्यूब सैंपल से भरेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट क्रिएट होगा और हमें सेपरेट मिल जाएंगे कंपोनेंट। एडवांटेजेस क्या होती हैं, दीज आर यूजफुल फॉर आइसोपिकनिक एंड इन सम केसेस रेट जोनल सेपरेशन वेयर रन टाइम रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो रन टाइम कम करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि द पैलेट इन सच रोटर विल बी डिपॉजिट ऑल अलोंग द आउटर वॉल ऑफ द ट्यूब। तो सारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ही चिपक जाते हैं सारे पार्टिकल मोस्टली, तो यील्ड अच्छा नहीं मिलता, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इवन इफ इट इज़ फॉल इट्स नॉट ईजी टू अगर यहाँ पे से कोई भी कंपोनेंट हमारा इसमें गिर गया, अंदर सॉल्यूशन में गिर गया, तो उसको ईजिली हम प्योरीफाई नहीं कर पाते, उसको हम ईजिली रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, तो यील्ड लॉस होता है। अब रोटर को बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मशीन में किस तरीके से हम अप एंड ड्रॉप ट्यूब रखेंगे। Mass of properly loaded rotor will be evenly distributed on the ultra centrifuge causing the rotor to run smoothly with the drive। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, रोटर पे हमेशा अप एंड ड्रॉप ट्यूब रखने का कुछ तरीका होता है, आपको उसको सिमेट्रिकली लोड करना होता है अपने अप एंड ड्रॉप ट्यूब को। लाइक या तो आप दो होल छोड़ के एक में रख दो, फिर 2 होल छोड़ दिए, फिर एक में अपनी अप एंड ड्रॉप ट्यूब सैंपल के साथ रख दो। सेकेंड, जो सैंपल आप लोगे वो भी सभी ट्यूब में इक्वल होना चाहिए, उनका मास सैंपल का इक्वल होना चाहिए। तो या फिर एक एक अल्टरनेटिवली रख दो, या फिर हो सकता है आमने सामने वाली कंप्लीट रख दो, और या फिर सारी ही भर दो। इस तरीके से आप इसमें अप एंड ड्रॉप ट्यूब को सेट करते हो, अदरवाइज आपका रोटर खराब हो सकता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूज की केयर करने के लिए रोटर की केयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको खुद भी पढ़ सकते हो, ये सिर्फ एज अ नोट के लिए मैंने तैयार किया, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। इसमें वही चीज़ें हैं कि रोटर को आपको क्लीन रखना होता है, प्रॉपर रोटर को चेंज करना होता है, साइज टाइप का ध्यान रखना होता है, क्लीन करना होता है, अनडैमेज होना चाहिए रोटर आपका, अनयूजुअल साउंड नहीं होनी चाहिए, अगर वाइब्रेशंस होती हैं तो आपको उसको चेक करना चाहिए, कंप्लीटली केयरफुली क्लीन करने चाहिए चैम्बर। अप एंड ड्रॉप ट्यूब में जो आप सैंपल रखोगे वो इक्वल मास का होना चाहिए। एप्लीकेशंस क्या हैं कि सेडिमेंटेशन, यूरिन का सेडिमेंटेशन में हेल्प करता है, फिल्ट्रेट प्रोटीन की फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, सेलाइन से आरबीसी सेपरेट कर देता है, आरबीसी सीरम से अलग कर देता है, आरबीसी में से सीरम अलग हो जाती हैं, सीरम से अलग हो जाती हैं आरबीसी, सेपरेशन ऑफ एंटीजन बाउंड फ्रैक्शन और एंटीबॉडी बाउंड फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्री फ्रैक्शन इन इम्यूनोजेनिक एसिड। तो यहाँ पे होता है। एडवांटेजेस क्या है सेंट्रीफ्यूज की, वही सिंपल सी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ एडवांटेजेस हैं। लाइक दे हैव क्लीन अपीयरेंस एंड हैव नो ऑर्डर, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं होती है, इसलिए बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, इजी टू इंस्टॉल है, डिवाइस सिंपल है ऑपरेट करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट होता है, इट कैन बी वेरी नॉइजी एंड कैन कॉज वाइब्रेशन। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये वाले आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस दोनों इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा चैप्टर इस टाइम कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।